नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जैसे ही गुमनामी चुनावी चंदे को असंवैधानिक करार दिया, उससे भारतीय जनता पार्टी के भीतर कुछ ज्यादा ही खलबली मच गई और खुन्नस में बीजेपी ने विपक्ष को निचोड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल चुनावी चंदे के जरिए, गुमनामी चंदे के जरिए बीजेपी ने करीब 6,500 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को ही बैन कर दिया गया, जिसके चलते बीजेपी की कमर टूटी है और अब बीजेपी चुनाव कैसे जीते इसके लिए जुगत में लग गई है। तो इसका सबसे सस्ता उपाय बीजेपी को यही लगा कि विपक्ष को कैसे निचोड़ कर खत्म किया जाए, विपक्ष को चुनाव लड़ने में इस कदर बाधा पैदा कर दिया जाए कि वो कुछ कर ही नहीं पाए। तो इसके लिए देश भर में कई ताबड़तोड़ निर्णय हुए हैं जो बीजेपी के खुन्नस भरी कार्रवाई को दर्शाती है। 4 खबर बताने जा रहा हूं आपको। एक खबर जो सीधे कांग्रेस से जुड़ी हुई है, कांग्रेस पर हंटर चलाने की तैयारी कर ली गई। दूसरी खबर ममता बनर्जी की पार्टी की नेता महुआ मोइत्रा से जुड़ी हुई है। तीसरी खबर शरद पवार से जुड़ी हुई है और चौथी खबर अरविंद केजरीवाल और गुजरात हाईकोर्ट के बीच जो मामला चल रहा है उससे जुड़ा हुआ है। ये चारों खबर बीजेपी के इस खुन्नस भरी कार्रवाई को दिखा रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले से इस कदर अंदर से जल रही है, आहत हो रही है कि अब कैसे विपक्ष को रोकें और कैसे हम चुनाव जीतें। तो चलिए इसकी शुरुआत कांग्रेस से ही करते हैं। कांग्रेस के साथ बीजेपी ने कौन सा खेल किया है, आपको बता दें कि कांग्रेस के पार्टी फंड से जुड़े जितने भी बैंक खाते हैं सबको फ्रीज करने के आदेश जारी किए गए। हालांकि कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस, साथ ही साथ ट्रिब्यूनल में जाने के बाद थोड़ी राहत तो दी गई है, लेकिन इस मामले में सुनवाई आगे होगी। कांग्रेस के बैंक खाते इस वजह से फ्रीज कर दिए गए शायद कि देश में लोकतंत्र तो खत्म है ही, वहीं 2 सप्ताह के बाद चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजाने वाला है और ऐसे में कांग्रेस अपनी पूरी एनर्जी इस पैसे के जरिए नहीं लगा पाए, चुनाव के मैदान में कूदे तो उसके पास पैसा ना हो, इसकी कोशिश की गई ताकि कांग्रेस परेशान हो जाए। लेकिन कांग्रेस लड़ना जानती है। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी डरो मत, कांग्रेस जनता की ताकत से जीतेगी, पैसे की ताकत से नहीं। और यहां पर जो जानकारी मिली, सबसे पहले तो वही आप देख लीजिए कि इनके खाते को क्यों फ्रीज किया गया। आज तक ने लिखा है कि यह पूरा मामला 2018-2019 के इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा है। आयकर विभाग ने कांग्रेस से पेनल्टी के तौर पर 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है। माकन के मुताबिक इस एक्शन के 2 कारण हैं। पहला, हम लोगों को 31 दिसंबर 2019 तक अपने अकाउंट से संबंधित जानकारी आयकर विभाग को देनी थी। उस समय 40-45 दिन लेट रिटर्न सबमिट किया था। आमतौर पर भी लोग 10-15 दिन लेट हो जाते हैं। दूसरा कारण यह है कि 2018-19 चुनावी वर्ष था। उस चुनावी वर्ष में कांग्रेस के 199 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। उसमें से 14,40,000 रुपए कांग्रेस के सांसद और विधायकों ने अपने वेतन का हिस्सा जमा कराया था। यह पैसा कैश में जमा किया गया था। कैश में पैसा आने की वजह से आयकर विभाग ने कांग्रेस पर 210 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगा थी और इसको चुनौती दे दी गई। कांग्रेस के नेता विनय तन्खा ने ट्रिब्यूनल में गुण दोष के आधार पर सुनवाई करने के लिए कह दिया गया। तब तक एक राहत मिली और इसके बाद देखिए एक टिप्पणी सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट से समझ जाइए कि मैटर क्या हुआ है। यहां सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है, यह सच समझना जरूरी है कि हमारी याचिका पर आयकर विभाग और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT ने कहा है कि कांग्रेस को यह सुनिश्चित करना होगा कि 115 करोड़ रुपए बैंक खातों में जमा रहे। यह 115 करोड़ के बैंक खातों में अंकित ग्रहणाधिकार हैं। हम इस 115 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ही खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 115 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। विडंबना यह है कि हमारे चालू बैंक खातों में 115 करोड़ रुपए से काफी कम पैसे ही।
अब कैसे बिजली बिल भरा जाए, कैसे बाकी काम किया जाए, चुनाव प्रचार में कैसे ताकत लगाई जाए, बीजेपी ने यह तरकीब निकाली। आरोप बीजेपी पर ही लगा और इसको लेकर एक के बाद एक कई और ट्वीट हैं, पहले वो देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि महुआ मोइत्रा के साथ क्या हुआ है या फिर शरद पवार के साथ क्या हुआ, आगे उसमें अपडेट क्या है और अरविंद केजरीवाल के साथ क्या परेशानी चल रही है। यहां देखिए, कांग्रेस ने ट्वीट किया, हिंदुस्तान में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट पर तालाबंदी कर दी गई है। यह कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए, हमारे देश का लोकतंत्र फ्रीज हो गया है। अजय माकन का कहना है कि अगर आपको तालाबंदी ही करनी है, अगर अकाउंट खाते फ्रीज करने ही है, तो वो बीजेपी के होने चाहिए। क्यों होने चाहिए वो जरा देखिए। यहां कांग्रेस ने अजय माकन के हवाले से लिखा है, बैंक खाते तो बीजेपी के फ्रीज होने चाहिए, क्योंकि जो असंवैधानिक कॉर्पोरेट बॉन्ड उन्होंने अपने खातों में डाल रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार असंवैधानिक हैं। हमारे खातों में कार्यकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन डोनेशन से जुटाया गया पैसा है, इसे इनकम टैक्स और मोदी सरकार कैसे फ्रीज कर सकती है। इस कदम से स्पष्ट है कि अब हमारे देश में लोकतंत्र नहीं रहा। ऐसा लगता है देश में वन पार्टी सिस्टम लाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस का गुस्सा जायज भी है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। रिपोर्ट यह आई कि ट्रिब्यूनल में इस मामले में सुनवाई होगी तो थोड़ी राहत की उम्मीद की जा सकती है। आज तक ने इस संबंध में लिखा भी है कि चुनाव से पहले फंसी कांग्रेस को मिली राहत, पहले पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज हुए, अब आईटी ट्रिब्यूनल ने दी बुधवार तक की मोहलत। यहां कहा गया है, कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज होने के मामले पर आज इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कांग्रेस को अतिरिक्त राहत दी है और अब पार्टी अकाउंट का इस्तेमाल कर सकेगी। इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। मतलब पूरी तरीके से राहत नहीं मिली है। जो कोर्ट रूम में बातें हुई, आईटीएटी के सामने बातें हुई, वहां विनय तन्खा ने बातें कांग्रेस की तरफ से रखी। तन्खा जी ने कहा कि अदालत ने मेरी बात सुनी, हमने कहा कि हमारे पास सबूत हैं और हमें असंगत रूप से दंडित नहीं किया जा सकता। तन्खा ने कहा कि हम पर 115 करोड़ का टैक्स कैसे बनता है, इस पर हम गुण दोष के आधार पर बहस करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सुनवाई के बाद हमें राहत दी और अब कांग्रेस पार्टी बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर सकती है। अगली सुनवाई बुधवार को होगी। यहां से कांग्रेस ने रास्ते तो बनाए हैं, लेकिन इस पर भी अभी भी बीजेपी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार उनकी है, ताकत उनके पास है। अब इसके इतर आइए, बंगाल में ममता बनर्जी की जो पार्टी की नेता हैं महुआ मोइत्रा, उनके पीछे ईडी को लगाया गया है। ईडी ने उन्हें समन भेजा है। वो किस लिए? क्योंकि जब उनकी सांसदी गई कि लोकसभा में लॉगिन आईडी पासवर्ड का विवाद जो उठा, उसमें इन पर आरोप लगा कि इन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे। तो निशिकांत दुबे जो भाजपा सांसद हैं, उन्होंने लोकपाल से भी शिकायत की थी। तो लोकपाल ने इसमें सीबीआई या ईडी जैसे संस्था से जांच कराने की बात कह दी थी और अब ईडी ने इसमें एक्शन लेना शुरू किया है। महुआ मोइत्रा को ईडी का समन भेज दिया गया है ताकि महुआ मोइत्रा के प्रति जो खुन्नस है बीजेपी की कि कैसे वो अडानी और मोदी के संबंधों पर लगातार चोट करती रही थी, तो उन्हें क्यों ना अब आगे भी चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। जैसे चुनाव की घोषणा होगी, ईडी अपना काम करते रहेगी और इन्हें सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी अपने खुन्नस में किसी भी हद तक जाने के लिए बेकरार है। यह तो बात हो गई महुआ मोइत्रा की। अब बात शरद पवार की। जैसे ही चुनावी बॉन्ड योजना पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने नकेल कस दी, इसे असंवैधानिक बताया, ठीक उसी वक्त राहुल नार्वेकर भी एक फैसला कर रहे थे। फैसला यह हुआ कि बागी गुट अजित पवार जो हैं, वही एनसीपी के असली हकदार हैं। चुनाव आयोग ने ऐसा निर्णय उनके पक्ष में दिया था, तो अब राहुल नार्वेकर ने ठीक वही राग अलापते हुए जो शिवसेना के केस में अलापा था, ठीक वैसा ही फैसला किया। तमाम चीजें उनके पक्ष में करते हुए यहां जो सुनवाई करनी थी अयोग्यता पर, उसे भी उन्होंने लिपापोती करके खत्म कर दिया। अब शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और यहां पर शरद पवार
अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए अर्जेंट लिस्टिंग की बात सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि यहां पर व्हिप जारी करने की बात हो रही है। शरद पवार के साथ जो कुछ लोग बचे हैं उन्हें भी खत्म करने की कोशिश हो रही है। मतलब महाराष्ट्र में क्षेत्रीय पार्टी को तोड़फोड़ करने के बाद बची कुछ ही पार्टी को भी बर्बाद करने की कवायद की जा रही है। यह भी बीजेपी की एक चुनावी रणनीति है जिसके सहारे जीत की ओर बीजेपी बढ़ना चाहती है। वहां तो कुछ बचा ही नहीं। शिवसेना में दो फाड़, एनसीपी में दो फाड़, यह मजबूत पार्टी है, इसमें ही दो फाड़, और कांग्रेस के भी नेताओं को तोड़कर बीजेपी अपने में शामिल करा रही है। अब दबाव की प्रक्रिया तो आप जानते हैं कि जांच एजेंसियों के सहारे क्या नहीं होता है, और वही महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से अभी उम्मीदें हैं, तो शरद पवार को भी उम्मीद है कि उनकी पार्टी उन्हें लौटा दी जाएगी। शिवसेना को भी उम्मीद है कि उनकी पार्टी उन्हें लौटा दी जाएगी, उद्धव ठाकरे जी को। महाराष्ट्र में स्थिति ठीक हो सकती है, यह सब कुछ अब सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है, क्योंकि राहुल नार्वेकर और चुनाव आयोग के फैसले एक सुर में पिरोए हुए आते हैं। तो यह शरद पवार का विवाद था। अब इसके आगे आइए, जो आखिरी मुद्दा हम आपको बताने जा रहे हैं वो है गुजरात हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल संजय सिंह की याचिका, जो मोदी जी की डिग्री विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें इन लोगों ने उस समन को चुनौती दी है जहां पर गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका पर वहां के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को समन भेज रखा है और कहा गया है कि आपको हाजिर होना पड़ेगा। और यह विवाद क्या है, वो भी डिफेमेशन का केस है कि मोदी जी की डिग्री को लेकर कैसे यूनिवर्सिटी पर सवाल खड़े हुए, क्यों मोदी जी की डिग्री पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और इसी को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी ने ही केस खोल रखा है। यहां तो आप माजरा समझ ही गए कि यहां भी अरविंद केजरीवाल को उलझाए रखने की कोशिश है। एक तरफ अलग से ही ईडी का समन बार बार केजरीवाल को मिल रहा है, 6 समन वो भी स्किप कर चुके हैं, लेकिन कब तक करेंगे। हेमंत सोरेन भी एक बार समन का सामना किए और दूसरी बार में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल भी जानते हैं कि अरेस्ट तो उन्हें भी किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी उपस्थिति ना रहे, वो चुनाव प्रचार ना कर सके, अपनी पार्टी को मजबूत ना कर सके, उन्हें रोकने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश करेगी। तो ऐसे में अगर उस तरफ से नहीं गए तो डिफेमेशन के केस में उन्हें फंसाकर चुनाव लड़ने से रोकने की भी कोशिश हो सकती है, क्योंकि गुजरात में आजकल अधिकतम सजा दी जाती है, 2 साल की सजा तो ऊपर ही जाती है, और ऐसा करने से उन्हें चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है। तो इस तरीके के पूरे खेल को विपक्ष समझ रहा है, अपने दम से लड़ भी रहा है, लेकिन कब तक ऐसा चलेगा। यह बीजेपी सिर्फ चुनावी चंदे पर रोक लग जाने से इतने बेचैन हो गई, जिसने खुद इतनी अकूत संपत्ति जमा कर रखे हैं, वो पार्टी अब इन सब को परेशान करने में लगी है, बड़ा बड़ा खेल कर रही है। राहत की उम्मीद तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से हो सकती है, क्योंकि अलग अलग अदालतों में सिर्फ और सिर्फ मामले ही चल रहे हैं, लेकिन नतीजा पहुंचते पहुंचते सुप्रीम कोर्ट ही जाता है और न्याय की उम्मीद भी वहीं से की जा सकती है। तो देखिए अब आने वाले समय में और क्या खबर बीजेपी आपको देती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।